हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस समय हम गोवा में और अभी नॉर्थ गोवा में, और हमारे पास नॉर्थ गोवा के लिए 2 दिन है और साउथ गोवा के लिए 2-3 दिन है। तो हमने नॉर्थ गोवा के लिए थोड़ा कम टाइम रखा। तो आज हम जाएंगे बीचेस और कल हम जाएंगे 2 आइलैंड। तो आज चलते हैं और आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो अभी हम आए हैं मोरजिम बीच पे सनराइज देखने। ये बागा बीच से थोड़ा दूर है, तो आप टाइमली निकल लीजिए। मोरजिम बीच अपने ऑलिव रिली टर्टल्स की नेस्टिंग एंड हैचिंग के लिए फेमस है। यहाँ की रशियन पॉपुलेशन और टूरिस्ट के कारण इसे लिटिल रशिया भी कहा जाता है। अश्वम बीच पे बागा एंड कलंगुट बीच की तुलना में काफ़ी कम टूरिस्ट रहते हैं। अश्वम बीच चपोरा फोर्ट एंड मोरजिम एंड अरम्बोल बीच के काफ़ी पास है। तो गाइज़ अभी हम अश्वम बीच पे आए हुए हैं। ये मोरजिम बीच के पास है। यहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है, तो आप शाम को भी आ सकते हो। बट हम मोरजिम बीच आए थे मॉर्निंग में, तो हम आ गए। और ये काफ़ी सेक्लूडेड प्लेस है, तो अगर आप बागा कलंगुट बीच पे काफ़ी क्राउड से अलग हट के कोई बीच एंजॉय करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ बीच यू कैन रियली एन्जॉय। और हमने जो भी बीच अभी गए हैं उस पर देखा काफ़ी ज़्यादा गार्बेज पड़ा हुआ है। तो जब भी आप इन प्लेसेस पे आते हैं तो मेक श्योर करिए कि जो अपना गार्बेज है वो सही जगह डिस्पोज करें। अश्वम बीच से हम निकले अरम्बोल बीच के लिए, जो कि अश्वम बीच से थोड़ी दूर पर ही है। अरम्बोल बीच फेमस है अपनी स्वीट वाटर लेक एंड ब्यूटीफुल सनसेट के लिए, और अरम्बोल फेमस है अपने लाइव म्यूज़िक के लिए। अरम्बोल बीच पे आपको फॉरेन टूरिस्ट थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। अरम्बोल बीच पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले स्वीट वाटर लेक के लिए। तो गाइज़ अभी हम अरम्बोल बीच से एक स्वीट वाटर लेके वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हाई टाइड है तो हम ऊपर से जा रहे हैं, वैसे नीचे से भी जाते हैं। और जब भी आप कभी अरम्बोल बीच आओ तो स्वीट वाटर लेक को मिस मत करना, बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम स्वीट वाटर लेक पे तो आ गए। इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, नेचुरल मुल्तानी मिट्टी, बट विलेजर्स ने बंद कर रखा है। तो अगर आप आएँ तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर रास्ता खुला हुआ हो तो। बट स्वीट वाटर लेक के ऊपर से रास्ता जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी से। हम सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे और अभी दिन के 2 बज रहे थे। तो हमने स्वीट वाटर लेक पे थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद वापस अपने होटल जाने का निर्णय लिया। होटल पहुंच के हमने लंच किया और थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना था आइलैंड के लिए। तो हमने ब्यूटीफुल सनसेट देख के अपने डे को एंड किया। हमारा फेरी पॉइंट रिवंदर हमारे होटल से करीब 18 किलोमीटर दूर था। तो हमने अपना डे स्टार्ट किया मॉर्निंग 5:30 से। हे गाइस, तो अभी हम
शराव आइलैंड के हेरिटेज वॉक पे जाने वाले हैं और हम अपने गाइड का वेट कर रहे हैं। तो 7 o'clock हम मिलेंगे और फेरी पे जाएंगे। तो अभी हम फेरी पॉइंट पे, हम जो फेरी टाइमिंग्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो विल सी यू एट शराव आइलैंड। हाय, सो इस वक्त हम हैं सोल ट्रैवलिंग के एम्बेसडर कुणाल के साथ, राइट? Yes. हाय Hi everyone, this is Namrata. We got Sachin bro on the camera there, and guess where we are? We are on a beautiful place in Goa called Shorao. When you visit, please do visit the island of Shorao. We got a very interesting itinerary today. We are starting off with a boat ride right over there through the mangrove ecosystem. We've got a visit to a Devki Krishna temple. Have you ever heard of a Devki Krishna temple? There's one on Shorao. After that comes snacks at Yoga. We've got a Manos visit, which is a sluice gate, and we're ending with a traditional Goan Feni cocktail. Wow. I'll be teaching the two of them how to make it as well. परफेक्ट। शराव आइलैंड को चोडन भी कहा जाता है। So we are currently on a very beautiful river. It starts off in Maharashtra, Karnataka, the Western Ghats, flows into Maharashtra, comes into Goa. In that direction, that's where it shows up from. Now, behind us, it pours out into the Arabian Sea, ओके, मांडवी रिवर। Mandovi River. So, fresh water from here, salt water from there, it's black water. Neither sweet nor salty. शराव आइलैंड पे थिक लेयर ऑफ मैंग्रोव है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गोवा के अकॉर्डिंगली गोवा में जो 16 स्पीसी हैं मैंग्रोव की, उसमें से काफ़ी ज़्यादा शराव आइलैंड पे मिलती हैं। Then let's see. Any guesses why they are placed? फिशिंग। Yes, net fishing to be exact. So at the end of the day, the net fishing relies on the basic principle of high tide, low tide. So when it's low tide, a net, the water level is here. A net is tied just a little bit above it. Then high tide takes place, so the water goes up. Okay. There's a buffer zone, right? Fish swim inside. Then when low tide takes place, they are trapped inside the net. ओके So this high tide, low tide Interesting. fluctuation lasts 4 times a day. ओके। I believe the fishermen of Shorao usually come out maybe 2 or 3 occasions. और अगर आपके पास टाइम है तो आप शराव आइलैंड पे सलीम अली वर्ड सेंचुरी में बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हो। मांडोवी रिवर में मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच बोट राइड करने के बाद हम गए योगा सेंटर में ब्रेकफास्ट करने के लिए। So what the local people have in breakfast normally? It changes a bit depending on the religion of the family you're visiting. Like for example, what I've realized with Hindus, they tend to start the day off with veg. So you have multiple options. One is bread with pore. With the pore is a type of dosa, but it's made using red rice, Yeah, unpolished. it's red. Then you have a dish called tonak. Tonak is your typical sabzi with different beans or whatever you'd like. हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद गए हम खेत में गोवन कल्चर को समझने के लिए। Sachin bro, so that well over there, obviously it's located in the middle of a beautiful agrarian part of town, Yes, which means the primary purpose would be agriculture. correct. On the 24th of June, we forget about agriculture and we are more interested in regular culture. Okay. So Goa has a very interesting festival known as San Joao. San Joao. Yes, Saint John the Baptist. Okay. So in Roman Catholicism, Saint John is credited with having come up with baptism, Okay. washing away the sins of people with holy water. So to honor the tenet of baptism, what do? Well, first things first, the well will be cleaned at that time. Okay. Now, thanks to the beautiful monsoons, the water will be right up to the top. Okay. So it's now safe, right? Yeah. The reason I say safe is important. We all gather together. So everyone from this village of Madel Shorao would be in places like this. Okay. We hold hands, we say a few short prayers, and to celebrate San Joao, Saint John, we jump in the wells. Oh, is it? Yeah, we do that. It's a fun activity. And whoever doesn't know the swimming? Don't worry, the water will be very high, and more importantly, there'll be everyone around you. Okay.
So you're holding hands and doing it. Two people floating on either side, you'll Okay. float with them. Okay. Now we also serve a lot of our traditional Goan snacks. In addition to that, as of late, it's become a bit of a party festival, which means it's no longer restricted only to Catholics. In my village, we used to have a well that we used to allow people to participate in Sanjoa with. We eventually realized it's Hindus and Muslims jumping in too. Oh, At the end of the day in Goa, right, your religious festivals aren't restricted to religions. They are more as a community get-together activity. And that's a little bit about Goan culture with Sanjoa. oh. Namrata, you see this particular fruit? Wow. It's a very special one. Okay. So in our local Goan language, we call it noni. Noni. Konkani, yes. Okay. Don't ever bite it, it's terrible. Okay, it's not poisonous or anything, don't worry. It just has a very unpleasant taste. Oh. Sometimes we refer to it as a vomit-inducing fruit. Oh. Now, despite the terrible taste, it's considered a prize of Goa because of the medicinal value. This fruit is so medicinal, it's used in the treatment of cancer. Oh. Yes, our Raj Bhavan of Goa, we have a garden over there called Aushad Vatika, Okay. the medicinal garden over there. One of their prize specialty is this fruit. Oh. Yes. Now, That's amazing. in Goa, in the south of Goa, I found a small little company. They actually bottle the juice and they add a bit of sweetness to it. It's worth trying at least once, just for the flavor, the experience of it. But this fruit is considered a hidden gem of Goa. I don't really see any part of it online. Namrata, we are now looking at that beautiful structure there. Okay. It's called in our local language Manos. Manos. Yes, it means a sluice gate or a sluice dam. The design of it is very old, and yet centuries have passed and we've barely had to modify it. So currently it's closed, but otherwise it has two major functions. The first setting is to allow water into the island. It will be used for agriculture. When the river water comes in, it brings a good supply of prawns, crabs and other such things. That's amazing. Yes. Now that shed there is the humble office of the Manshekar, the person responsible for the Manos. So on Shora, I'm given to understand it's an elected position, which means everyone wants to campaign very hard to become the Manshekar. Why? Because the Manshekar has the first right of tying a net over here. So when the water flows in, all the prawns are his. That's interesting. हमने खेत देखा और गोवन कल्चर के बारे में जाना और अब टाइम था फेनी को टेस्ट करने का। Sachin bro, so this is how we get Feni in Goa. फेनी Yes, Feni is an important drink in Goan culture. It's geographically indexed, which means if I do the same thing in another part of India, it's not Feni. It's a Okay. double distilled cashew spirit. So it's like It's like champagne, that's right. Okay. We have a geographical index tag. Okay. For Feni to be Feni, it has to be made in the boundaries of Goa. Oh, okay. Now, the regular cashew fruit, it's like the fruit itself wants to be an alcohol. It becomes alcoholic without yeast. Oh, Wine, beer, and all the other things your guests have probably been drinking, they use yeast for that to convert Yes. it to alcohol. Yes. So, just the regular juice from the fruit, obviously. You put the fruit juice here. fruit juice over Yes. And you're cooking it using a chulha. There's a bit of firewood at the back. here. Okay. Now, when you cook it, right, the fumes will pass through this pipe. Yeah. The rope of the pipe is not made of jute, it's coconut. Okay. Yeah. And the fumes end up here. After that, all you got to do is a fancy little homemade tool. Yeah. You add water into the pot. Okay. This is condensation that takes place. Oh. You get urak. Urak. Urak is 15 to 25% alcohol. Okay. It's a seasonal drink. It will last for maybe 2 to 3 months. That's why outside of March, April and May, please avoid drinking it. Okay. Now this is one distillation. If you do the entire thing again, but now you're not starting off with cashew juice, you're starting with urak. Urak. So you clean both the vessels, you pour the urak here. Okay. Same process and you get Feni. Oh, okay. Now urak itself, Twice. it's a twice double distilled spirit. Okay. Now urak itself was 15 to 25. That's already 4 to 5 times more than a beer. Yeah. One distillation. Yes. So how much do you think Feni is? 90%. No, it's around 40-45. 40-40%. So each distillation almost doubles it. Okay, doubles. Yes. That's why it's a double distilled cashew spirit. Okay. I'll be serving a bit now. Yeah, sure. Yes. और अब फाइनली टाइम था फेनी को टेस्ट करने का। How's it? How was Feni, Sachin?
No, it's very strong. So you guys missed a beautiful facial expression just that's why the camera came up. Okay. Regular Feni by itself does get that echo reaction. Oh Don't my worry, we are God. trying. It was a neat one. Yes. फेनी को टेस्ट करने के बाद अब टाइम था लोकल गोवन फूड को टेस्ट करने का और कूला घर को देखने का। अगर आप ऐसे किसी हेरिटेज वॉक पे जा रहे हैं तो लोकल गोवन फूड को इंक्लूड करवाना मत भूलना, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। खाना खाने के बाद हम गए कूला घर देखने के लिए। Konkani word which means the root of the family. Oh. Cool. So the idea of a kodagar is two things. One is to grow everything that you would need in your house to cook with vegetarian food. Secondly, it also gives additional income to the farmer. And every kodagar has one or two cash crops. So in this kodagar, the main cash crop is, Oh, what is this? seems like lemon. No, not lemon. No idea. This is supari. Oh. Beetle and This is what dried supari looks like. oh, Okay, so the supari is spoiled. So this is like coconut. So this is used as combustion material to light up. oh yeah. And second most important reason is in summer season you'll see this thrown around trees. It's not randomly thrown. It's because it's fibrous. It tends to retain a lot of moisture. Okay. So in summer season it holds the water to the soil. Right. So if you put water, water will just go. Yeah, Yes. that's correct. This is naturally. Wow. Let's take off. It's not a smell. Black pepper. Oh wow. Okay, black pepper. Yeah. Black pepper was a very important spice for I the have seen Europeans. first time. Black pepper. Yeah, I No, no, have- this plant I have seen first plant, time. Plant I have seen first time. Oh man. Black pepper grows like this. Okay. So when it grows bigger, you take it out, and then once you dry it, it's green in color. Okay. When you dry it, it becomes black. So it's not originally black in color. अब शाम के 4 बज गए थे तो कूला घर देखने के बाद हमने डिसाइड किया दिवायर आइलैंड जाने के लिए। दिवायर आइलैंड जाने के लिए हमको फेरी पकड़कर वापस रिवंदर जाना पड़ा और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से हमें दूसरी फेरी पकड़नी पड़ी दिवायर आइलैंड के लिए। तो गाइज़ अभी हम दिवायर आइलैंड में हैं। शोरो आइलैंड के बाद हम दिवायर आइलैंड आए हैं और दिवायर आइलैंड फर्स्ट प्लेस था जो पुर्तगीज़ ने कैप्चर किया था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमने रिवंदर से फेरी ली है तो 5-10 मिनट्स में फेरी चलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है फॉर द 2 व्हीलर एटलीस्ट। सो आप अगर गोवा ट्रिप प्लान करें तो ज़रूर आना, दिवायर आइलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दिवायर आइलैंड की गलियों में जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है गोवा का। अगर आप गोवा आए तो शोरो आइलैंड तो जा ही सकते हैं, जाना ही चाहिए, बट दिवायर आइलैंड भी आना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब शाम हो गई थी और कल हमें साउथ गोवा भी जाना था तो हमने डिसाइड किया वापस अपने होटल जाके थोड़ा रेस्ट करने का। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम आवर नॉर्थ गोवा ब्लॉग। यहाँ हमने बीचेस देखे, शोरो आइलैंड देखा, दिवायर आइलैंड देखा, गोवन फूड टेस्ट किया, गोवन कल्चर के बारे में जाना। तो अभी हम साउथ गोवा जाएंगे और देयर वर सम प्लेसेस इन नॉर्थ गोवा विच वी मिस्ड, जैसे कि हम चर्च नहीं गए, टेम्पल और फोर्ट नहीं गए क्योंकि हमारे पास केवल 2.5 डेज थे। जब आप यहाँ आए और आपके पास ज़्यादा दिन हो तो आप इन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। हम इन प्लेसेस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अभी चलते हैं और हम आपसे मिलेंगे साउथ गोवा में।